स्टार्टिंग अगर वास्तविक जैसा होता है ना कि संस्थापक और वास्तविक संस्थापक, तो कल क्या था, संस्थापक वाला लेक्चर, मतलब कि मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था आपको और सिलेबस के बारे में। परंतु क्लास आज से ही आप समझिए कि वास्तविक जो लेक्चर है आज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैंने आप पिछले लेक्चर में आपको जो भी पॉइंट्स थे कि हम सिलेबस को कैसे पढ़ेंगे, पहले क्या होगा फिर क्या होगा, और एमपी जीके में मैं आपको कितना कवर कराने वाला हूं, वो वाला पार्ट मैंने यहां डिस्कस किया था। मैंने बच्चों ने पूछा था कि सर क्या हिस्ट्री आप ही पढ़ाओगे? नहीं, भारत के इतिहास के लिए आपको सर अलग है, वो पढ़ाएंगे। भूगोल आप पढ़ाओगे क्या, ऐसा भी एक कमेंट किया गया था। तो नहीं सर, मैं भूगोल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एमपीजी के, अपनी बाउंड्री क्या है, अपनी बाउंड्री सामने है, ठीक है, अपनी बाउंड्री सामने है, इसके बाहर अपने को नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जितनी भी घटनाएं, घटनाक्रम स्थल हुए या इसकी का जो इतिहास रहा, गठन का क्या, गठन कैसे हुआ, कौन मुख्यमंत्री रहे, ये सारी चर्चाएं हम एक एक करके कल मैंने जो सिलेबस में आपको बताई उसके अनुसार हम चलने वाले हैं, ठीक है। मेरी क्लास में सबसे पहले एक दो चीजें रहेंगी। एक तो आपको हर क्लास में मैप रहेगा, पूरा मैं मध्य प्रदेश आपको मैप के आधार पर पढ़ाने वाला हूं। तो कल मैंने एक चीज बोली थी आपसे कि आपने जो भी प्रेजेंट थे कल, उनको सबको मैंने बोला था कि एक एमपी का मैप बढ़िया वाला खरीद के आपको लाना है, ₹1 वाला। 100 रुपए की अपन बात नहीं करते, ₹1 वाला, ठीक है। इसमें क्या करना है, अपने को जिले बनाना है और उसमें जिले भर के रख लेना है, ठीक है। हाँ जी राइडर जी, तो मैंने आपको बता दिया कि अपनी बाउंड्री सामने है, ठीक है। अपन इस मध्य प्रदेश के आसपास की जो चीजें हैं उनको सबको पढ़ने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि मानचित्रावली, मानचित्रावली, ठीक है, मानचित्रावली हम पूरा मध्य प्रदेश एकदम डीप डिस्क्रिप्शन के साथ यहां मानचित्र पर आधारित पढ़ेंगे। तो अपने को एक मैप लेके आना है, सारे जिले भर लेने हैं, याद कर लेने हैं, बिल्कुल आसान होने वाला है। पहला पॉइंट यही याद रखना है आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो मानचित्रावली मैप के आधार पे अपने को पढ़ना है। दूसरा चीज इसमें क्या ऐड करेंगे, ट्रिक या रिलेट करके अगर याद करवाया जा सके तो मैं ट्रिक या याद करवाऊंगा, ठीक है। लेक्चर में ही याद करवाना है अपने को, ठीक है, याद करवाना है, ठीक है, याद करवाना है अपने को लेक्चर में ही ट्रिक के आधार पे। और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए हमें अलग से कुछ याद ना करना पड़े। अलग से अगर हमें याद करना पड़ा तो वो ट्रिक किस काम की, ठीक है। तो जैसे आपने मेरे ट्रिकी वीडियो हमारी जो यूट्यूब क्लास है उसमें देखे होंगे, ठीक है, कि जो प्रश्न है उससे ही याद हमें हो जाता है, ठीक है। तो अपने को दो चीजें याद करनी है। जो भी नए लोग आज जुड़े हो तो आपको मैप जरूर रखना है अपने पास, ठीक है। और पूरा मैं आपको मैप पर आधारित ही सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है जी। अमित जी, अक्षय जी, अर्जुन जी, ठीक है। तो सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए हम सेशन आज का स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 1। तो सिलेबस अगर किसी को देखना है तो मैंने सिलेबस भी अपलोड करवा दिया है एप्लीकेशन पर, आप वो सिलेबस भी देख लेना कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल आजकल खतरनाक पेपर, बिल्कुल उस डीप नॉलेज तक मैं दूंगा। मैंने कल बताया था कि मैं स्वयं एमपीपीएससी मेंस, नाम मेरा, नाम अगर आप लोगों को ना पता हो तो चलिए मेरा नाम मैं फिर से एक बार बता देता हूं, विकास शुक्ला, ठीक है, विकास शुक्ला। और मुझे 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है, 7वां ईयर ये चल रहा है, एक्सपीरियंस है मुझे, ठीक है। पढ़ाने के कार्य का 7 साल का एक्सपीरियंस है। मैं वर्ष 2014-15 से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और एमपीपीएससी आपको पता ही होगा कि एमपीपीएससी में डीप प्रश्न आते हैं। तो एमपीपीएससी 2019 का मैंने मेंस दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको मैं उस डीप नॉलेज तक लेकर के जाऊंगा जहां से अगर प्रश्न और भी खतरनाक आ गया तो हमसे लगभग सॉल्व हो ही जाए।
ठीक है। तो यहां क्या एमपीपीएससी और व्यापम के भी मैंने कई एग्जाम फाइनल क्लियर किए हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल पीडीएफ आपको डेली क्लास की मैं आपको अपलोड करवा दूंगा इसके साथ, ठीक है। इसके साथ हमारी एक बुकलेट भी आपके साथ एमपीजीके की शेयर की जाएगी, कंप्लीट बुकलेट, ठीक है। और यहां मैं स्क्रीनशॉट डेली का आपके पास तक पहुंचाता जाऊंगा पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है, डेली क्लास। चलिए निराली जी कमेंट शो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। शुभम जी बता देंगे, अभी तो बहुत आगे सफर है, बता देंगे हम कहां के हैं जी। पुष्पराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पराज सिंह सर मैंने आपसे यूट्यूब पर भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। चलिए सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम विकास शुक्ला है, जैसे कोई नया हो नाम ना पता हो तो विकास शुक्ला है, एक्सपीरियंस 7 साल का है पढ़ाने के कार्य में, ठीक है। तो चलिए अपन किससे पढ़ने वाले हैं, पूरा मध्य प्रदेश मैप से, क्योंकि मैं मानता हूं जब तक आप चीजों को विजुअलाइज ना करो, उसकी कल्पना ना करो, उसको इमेजिन ना करो, आपको याद नहीं होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको एक एक जिला ये याद होना चाहिए, एक एक जिला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कौन सा जिला कहां पर आ रहा है, ऐसा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो जब हमें जिले याद होंगे, मान लीजिए ये है क्या सर, ये है हमारा निवाड़ी, ठीक है। पढ़ना कैसे है, स्टार्ट वहां से कर रहा हूं क्योंकि हमें यह कैसे पढ़ना है, तैयारी को कैसे अंजाम देना है, कैसे हम कम समय में ज्यादा कवर करेंगे, उस पर बात कर रहे हैं हम सबसे पहले, ठीक है। चलिए सिलेबस कहां मिलेगा, पिछला लेक्चर सिलेबस पर आधारित था मेरा, मैंने सिलेबस उसमें आपको डिस्कस किया हुआ है, और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए है तो एप्लीकेशन पर वह डाल दी गई है, ठीक है। बिल्कुल विनीत जी, बिल्कुल आप उंगलियों पे याद होगा आपको पूरा एमपीजी के, जितना मैं बोलता जाऊं उतना आपको जरूर करना है। ऐसे उंगलियों पे गिन के कहीं खड़े होके चौराहे पे आप भड़ा बोलोगे, ठीक है, कोई भी दोस्त अपना टकरा गया आपके अंदर से एमपीजी के निकलेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करें तो अपने को पता होना चाहिए, मैंने बोला निवाड़ी ओरछा, अब ओरछा धाम मैंने आपको बोला और आपको बोल दिया निवाड़ी में है। अब जब तक हमें निवाड़ी जिले की लोकेशन नहीं याद होगी, हम कैसे उस ओरछा को इमेजिन कर पाएंगे निवाड़ी के ऊपर। मुझे याद है निवाड़ी यहां पर है, मैं फटाफट ओरछा को यहां इस निवाड़ी जिले में इमेजिन कर लूंगा कि अच्छा, एक होता है ना कि दिमाग में अपने आप एक कोई इमेज बनती है कि नहीं, कि अच्छा ऐसा होगा, होता है ना, सबके साथ होता होगा। तो अपने को ये जिले याद कर लेने, निवाड़ी से संबंधित जितना डेटा होगा सब फेंकते जाएंगे इसके ऊपर अपन, क्योंकि अपने दिमाग में भी एक फोल्डर है और वो फोल्डर निवाड़ी के नाम से बना हुआ है, और निवाड़ी हमें जिला पता है कि यहां है, तो हमने वो चीज उठा करके उस फोल्डर में डाल दी परमानेंट, ठीक है। निवाड़ी से हैं आप प्रभात द्विवेदी, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, ठीक है, शुभ प्रभात। ये थोड़े से ऐसी चीजें होती हैं जो आपने को छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं। पहला काम आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश का मैप लाना है और सभी जिले विद लोकेशन, ठीक है, लोकेशन के साथ कि कहां पर है, लोकेशन के साथ याद होने चाहिए, लोकेशन के साथ याद होने चाहिए, अपना काम यही हो जाएगा, ठीक है। और हर फैक्ट को जो क्या है कि टफ है उसको क्या अपने को रिलेट करना है, रिलेट करके हम पढ़ने वाले हैं। रिलेट करने से क्या होता है, रिलेट करने से चीजें याद बनी रहती हैं, ठीक है। इन चीजों पे हमें काम करना है कि मैप हम लेके आएंगे, मानचित्रावली अपने सामने रखेंगे, सभी जिले की लोकेशन याद करना है, कहां पे कौन आ रहा है, ठीक है। पढ़ने पर प्लीज अभी ध्यान दें, ठीक है। चलिए तो अपने को ये 2-3 चीजें प्रमुख रूप से याद करनी है, उसके बाद हम अपना लेक्चर अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, मैप आपको याद रखना है, मैप याद हो गया अपना काम
खत्म हो गया। चलिए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज पहला टॉपिक हमें यहां से स्टार्ट करना है, और पहला टॉपिक क्या है हमारा, लेक्चर नंबर 2 है ये। एक लेक्चर इसका हो चुका है, लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके हैं, पूरा सिलेबस एमपीजीके का हम पढ़ चुके हैं। आज का ये लेक्चर नंबर 2 और टॉपिक नंबर 1। तो टॉपिक आज का क्या रहने वाला है, यहां लिख देता हूं मैं टॉपिक आज का। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, यहीं से प्रारंभ करते हैं हम आज। चलिए पहला टॉपिक है जो मैंने कल टॉपिक्स लिखवाए थे, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले सामान्य परिचय, तो अपन परिचय किसी का करवाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, परिचय में हम अपना नाम बताते हैं। जैसे मैं आया और मैंने बोला कि मेरा नाम विकास शुक्ला है, तो हमारे मध्य प्रदेश का नाम क्या है, परिचय यहां से स्टार्ट होगा। परिचय यही होता है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मेरा नाम विकास शुक्ला है, उसके बाद में अपना एक्सपीरियंस हुआ, मैंने कौन सी डिग्री की, कौन सा एग्जाम निकाला, उसके बाद सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मध्य प्रदेश का नाम, या बोले तो प्राचीन नाम। तो मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम, तो मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था भैया, तो मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम था क्या, रेवोत्तर या दक्षिणापथ। रेवोत्तर या दक्षिणापथ, या लिखते हैं इसको और लिखते हैं दक्षिणापथ। तो देखो ये दो नाम जब हम किसी का परिचय करवाते हैं तो सबसे पहले बताते हैं भैया इनका नाम ये है, फिर उनके बारे में अन्य जानकारी देते हैं कि अच्छा इन्होंने ये किया हुआ है, ये मेरे मौसी के फलाने ठिकाने हैं, जो भी है। अपन स्टार्ट यहीं से करते हैं कि इनका नाम ये है, तो इनका नाम मध्य प्रदेश का ये है, क्या है, रेवोत्तर या दक्षिणापथ। रेवा किसका नाम है, नर्मदा। तो प्राचीन काल में जैसे ये क्या है, रेवा है हमारी नर्मदा। रेवा क्या है, रेवा हमारी है नर्मदा, तो रेवोत्तर। ठीक है, रेवोत्तर। अच्छा, मैप में एक चीज और होती है, वो यहां मैं बता देता हूं, फिर से ध्यान रखना बिल्कुल। ये होता है उत्तर दिशा, और ये होती है पूर्व दिशा, क्योंकि दिशाओं का ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। उत्तर पूर्व, ये नीचे वाली दक्षिण, और इस तरफ क्या होता है सर, इस तरफ होता है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो मैं आपको बोलता जाऊंगा सीधा कि पश्चिमी ओर, दक्षिणी ओर, अपने को याद रखना है। यहां दो शब्द से यह मिलकर बना है, रेवा और उत्तर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, रेवोत्तर। ठीक है, रेवा और उत्तर। रेवा मतलब सर, रेवा मतलब नर्मदा, और उत्तर क्या है सर, दिशा। ठीक है, उत्तर क्या है, दिशा। तो रेवोत्तर मतलब रेवा के उत्तर, रेवा के उत्तर। और रेवा कौन है, सर नर्मदा, सर मां नर्मदा है। तो रेवोत्तर, रेवा के उत्तर वाला भाग क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है, रेवा के उत्तर वाला भाग क्या है, नर्मदा के जो उत्तर वाला भाग है वह मध्य प्रदेश है। दूसरा सर लिखा हुआ है दक्षिणापथ। तो दक्षिण और पथ, यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, दक्षिण प्लस पथ। ठीक है, दक्षिण प्लस पथ मतलब सर दक्षिण दिशा आपने कहां बताई, ये दक्षिणी ओर, साउथ। मतलब सर मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन है, दक्षिण है यह, और दक्षिण में है महाराष्ट्र, या हम बात करें तो दक्षिणी भारत, महाराष्ट्र। ठीक है, या दक्षिणी भारत। ठीक है, तो ऐसा था पहले कि अगर किसी को क्या करना है, अगर किसी को दक्षिण की ओर जाना है, दक्षिण पथ होता है रास्ता, तो दक्षिण की ओर रास्ता। अगर किसी को दक्षिण की ओर जाना है, ठीक है, किसी को दक्षिण की ओर जाना है तो उसको मध्य प्रदेश से होकर ही गुजरना पड़ता था। हमने पढ़ा भी है कि अलाउद्दीन खिलजी हो, या फिर हम बात करें हर्षवर्धन हो, हर्षवर्धन का नाम सुना ही होगा ना, हर्षवर्धन हो, और अगर हम बात करें जहांगीर या अकबर,
तो जब इन्होंने अपने दक्षिण विजय अभियान की ओर ये गए तो इसी मध्य प्रदेश के इस बुरहानपुर के बिंदु को पार करते हुए आगे बढ़े। तो दक्षिण की ओर जाने का रास्ता मतलब सर दक्षिणा पथ। अभी समझ में आया? ठीक है। प्राचीन नाम। अब हमने अपने मध्य प्रदेश को नाम के हिसाब से प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए पढ़ने पर प्लीज ध्यान दें। ठीक है, यूट्यूब क्लास जैसा माहौल नहीं बनाना है यहां पे। ठीक है, बुकलेट मिल जाएगी, निश्चिंत रहें। क्या आप बुकलेट से ही डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं तो अब आप बुकलेट पर ध्यान दीजिए, बुकलेट भी मिल जाएगी, निश्चिंत रहो। आपको इन लेक्चर्स जो भी जिसके लिए आपको मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे, उन पे ध्यान दें, क्योंकि ये कंटेंट और ये शब्द और ये नाम ये एग्जाम में आएंगे। मैं आपको बुकलेट से भी अच्छे नोट्स बनवाता जाऊंगा। नोट्स दो तरीके से आपको करने हैं। अपने नोट्स बनाना है सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे हाथ का लिखा होता है वो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है। मुझे तो है, अगर आपको हो या ना हो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आपको स्टार्ट हुए अभी लेक्चर, बुकलेट के पीछे मत भागिए। मैं ये बोल रहा हूं आप लेक्चर को अच्छे से ध्यान से सुने, बहुत अच्छे से मैं सब समझाऊंगा, एक एक चीज डीप एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहां आपको नोट्स के दो तरीके, एक तो आप कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठा करें। ठीक है, उससे क्या आपको नोट करते जाना है साथ साथ। दूसरा, में एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ, जो भी क्लासरूम नोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वही होते हैं। क्लासरूम नोट्स क्यों ढूंढते हैं लोग? क्लासरूम नोट्स, तो आपकी को इसकी पीडीएफ में एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो प्लीज ध्यान से पढ़िए। ठीक है, प्लीज ध्यान से पढ़िए। हाँ, इसीलिए राइडर में बोल रहा हूं कि मैं याद तक करवाऊंगा। आपने अगर YouTube क्लास मेरी देखी हो तो मैं इसी के लिए जाना चाहता हूं ट्रिकी क्लास की डिस्क्रिप्शन के साथ में दोनों को ऐड किया हूं, याद कराता हूं। आपने अगर YouTube क्लास देखी हो तो बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको दूंगा, याद रखना। ठीक है, तो क्लास को बहुत ध्यान से सुना करें। अभी तक आपने ये नाम सुन लिए होंगे, आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन क्यों थे ये नाम? मैंने आपको बताया कि दक्षिण की ओर जाने का रास्ता दक्षिणापथ मध्य प्रदेश। ठीक है सर, दिशा हमें कंफर्म है कि ऊपरी क्या है, ये उत्तरी दिशा है और ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, और नीचे की ओर सर दक्षिणी दिशा है। ठीक है, चलिए अब हम अन्य नामों की बात करते हैं। ये तो पुराने नाम थे, प्राचीन नाम जो पुराणों में थे। अन्य नाम, क्योंकि नाम ही हमें सबसे पहले, नाम किसी को भी हम किसी का परिचय देते हैं तो नाम की बात करते हैं। ठीक है, अन्य नाम, तो भैया अन्य नाम कौन कौन से थे, कौन कौन से थे? ठीक है, चलिए अन्य नाम कौन कौन से थे भैया इसके? तो इसका जो नाम था हृदय प्रदेश। ठीक है, हृदय प्रदेश। ठीक है, हृदय प्रदेश के बाद अगर हम बात करें, हृदय प्रदेश के साथ अगर हम बात करें इसका नाम, अब हृदय प्रदेश क्यों पड़ा? क्योंकि यह हमारा भारत के एकदम मध्य में आता है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश या हृदय प्रदेश। यह नाम किसके द्वारा दिया गया था? पंडित जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह नाम मध्य प्रदेश को दिया गया था। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें, ये तो हो गया हृदय प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और मध्य प्रदेश हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें और, तो और क्या इसके नाम थे? इसके नाम है नदियों का मायका। नदियों का मायका। ठीक है सर, अब सर नदियों का मायका इसको क्यों कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया भी था और फिर से बता देता हूं कि जो कोई भी जहां से जन्म लेता है, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह नदियां हो, अगर हम जैसे व्यक्ति हैं तो हमारा जहां जन्म हुआ है, जहां भी आपका जन्म हुआ है और जहां मेरा जन्म हुआ है वह हुआ मेरा मायका, जहां आपका जन्म हुआ है वो आपका मायका। यहां पर सर्वाधिक 207 नदियां जन्म लेती हैं, इसलिए इसका नाम क्या? नदियों का मायका। ठीक है, नदियों का मायका। सर और क्या? तो और आपको पता होगा जनजाति प्रदेश, जनजाति प्रदेश।
तो मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक जनजातियां लगभग 21% के आसपास मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, इसलिए इसको जनजाति प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, चलिए, जनजाति प्रदेश बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। जनजाति प्रदेश हो गया। अब सर एक नाम और लिख दो आप, टाइगर स्टेट। ठीक है सर, टाइगर लिख देते हैं भैया, टाइगर स्टेट। ठीक है, टाइगर स्टेट का मतलब सर टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश वह राज्य है भारत का जहां सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। कितने बाघ सर? तो ये सर बाघ हैं 526 बाघ इस बार की बाघ रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और 526 बाघों में अगर रोल किसी का रहा है 29 सावक होता है बाघों के छोटे बच्चे, तो 29 सावक इस 526 में से जन्म दिए थे। किसने? उनका नाम था कोलर वाली बाघिन। अगर आपने न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप स्टेटस में भी लोगों ने लगाया हुआ था तो उसमें था कोलर वाली बाघिन या सुपर टाइग्रेस मॉम। ठीक है, तो सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसका नाम टाइगर स्टेट। और सर, और सोया स्टेट, सोया हुआ स्टेट मत बोल देना कि जाग नहीं रहा है सोया हुआ, ऐसा मत बोल देना कि अरे सोया हुआ। सोया स्टेट मतलब सोयाबीन उत्पादन। ठीक है, सोया स्टेट मध्य प्रदेश वह राज्य है जहां पर सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, जिससे रिफाइंड ऑयल बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल डेथ हुई है उसकी अभी। ठीक है, इसलिए ये पेंच टाइगर रिजर्व में पाई जाती थी। पेंच कहां है सर? छिंदवाड़ा। याद कैसे करवाया था? पेंच कहां है? छिंदवाड़ा। तो पेंच कहां लगाते हैं हम? जहां छेद होगा। कैसे? पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? सिवनी और छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा कैसे याद करेंगे कि कहां है? तो पेंच स्क्रू। ठीक है, पेंच कहां लगाते हैं भैया हम? जहां छेद होता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। सोया स्टेट। इसके बाद लघु भारत किसको कहा जाता है? पेपर में आ जाए तो लघु भारत हमारा मध्य प्रदेश है। दलहन प्रदेश। सर दलहन, दालें सबसे ज्यादा होती हैं, दलहन प्रदेश। बिल्कुल दलहन प्रदेश हो गया भैया। नेक्स्ट दलहन प्रदेश के बाद सर अगर हम बात करें तो इसको हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जो हमने लिख लिया है। ठीक है, चलिए, एक नाम और हमें याद रखना है। स्वतंत्र जब हमारा भारत क्या था? स्वतंत्र हुआ था, उस समय का नाम। स्वतंत्र हुआ जब हमारा भारत, तो स्वतंत्रता के समय, यहां लिख देता हूं मैं आगे, यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, स्वतंत्रता के समय ऐसा पेपर में आ सकता है। स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश का नाम, स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश का नाम क्या था? कब की बात है सर? जब हमारा भारत आजाद हुआ था सन 1947। तो ब्रैकेट में यहां पे मैं लिख देता हूं 1947 के समय क्या नाम था इसका? तो इसका जो नाम था वह था सेंट्रल प्रोविंस। क्या था सर? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, यह इसका क्या था? नाम था। जब हमारा भारत या मध्य प्रदेश स्वतंत्र हुआ वर्ष 1947 के समय की बात है, तो उस समय जो नाम था वह क्या है? अलग अलग तरीके से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि अब ये जनरल क्वेश्चन हो गए कि क्या नाम था, परंतु अब लाइन साथ में ऐड करेगा वो भारत की स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश का क्या नाम था? तो इसको सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से उस समय जानते थे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल एक नाम और लिख देते हैं, हीरा प्रदेश। हीरा या डायमंड प्रदेश, हीरा प्रदेश।
क्योंकि भारत में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक हीरा कहां होता है? मध्य प्रदेश में। दूसरा स्थान है वज्राकारूर आंध्र प्रदेश, जहां हीरा पाया जाता है। ठीक है, सीपी एवं बरार। तो ये आपको अन्य नाम भी यहां दिख गए होंगे। प्राचीन नाम की भी बात कर ली हमने, प्राचीन नाम भी देखे, अन्य नाम भी देखे कि प्राचीन काल में इसको किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में दो नाम थे, एक था क्या? रेवोत्तर, और दूसरा दक्षिणापथ। स्वतंत्रता के समय क्या नाम था? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। और अन्य नाम क्या है? तो हृदय प्रदेश, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया। टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, जनजाति प्रदेश, और सर सोया स्टेट, लघु भारत, दलहन प्रदेश, हीरा प्रदेश। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप जल्दी से नोट कर लें, अगर कोई नोट कर रहा हो तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लें जल्दी से। चलिए जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तीन तरीके के से इसके नाम थे। मैंने बोला जब किसी का परिचय करवाते हैं तो हम उसका नाम सबसे पहले बताते हैं। तो प्राचीन कोई पूछेगा हम बता देंगे सर रेवोत्तर और दक्षिणापथ। कोई स्वतंत्रता के समय का नाम पूछेगा तो हम बता देंगे सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। और कोई अन्य नाम पूछेगा तो हृदय प्रदेश, जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए ठीक है। और अगर हम बात करेंगे टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, सोया स्टेट, लघु भारत, दलहन प्रदेश और हीरा प्रदेश, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीन तरीके से नाम इसके हो सकते हैं। ठीक है, चले आगे, चलो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे क्षेत्रफल कि ये भैया जैसे हम बोलते हैं ना कि अब ये कहां के रहने वाले हैं। पहले सबसे पहले नाम बोलते हैं, अपन किसी का परिचय करवाते हैं, फिर ये कहां के रहने वाले हैं। भाई सब कहां के, क्या है इनका क्षेत्र, तो इसका क्षेत्रफल। ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश का अब क्षेत्रफल कितना है। तो ये पूरा क्षेत्रफल इसका जो है वह कितना है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, तो मैंने बताया था मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल दो तरीके से, जैसे जैसे 308, 252 और एक और आपने लिखा देखा होगा 308, 245। ये किस में आता है? वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखें तो वर्ग किलोमीटर। क्या सर? वर्ग किमी। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। सर ये दो दो क्यों लिखे हैं आपने? तो देखो आपने कोई ये बताता है, कोई ये बताता है, इसका कंफ्यूजन हम दूर करते हैं। ठीक है, अपने को मैंने बताया था कि देखो अपने को जो याद रखना है वो मोस्टली ये वाला। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम क्या टिक लगाएंगे? 308, 252। ठीक है, क्योंकि हम अपना क्षेत्रफल ज्यादा ही बताएंगे। हमारी ये आदत है, हम भारतीय हैं कि हमें सब कुछ अपना बनाने का क्या होता है, इसमें गर्व होता है। और बिल्कुल जो क्षेत्र हमारा होता है उस पे हम, जैसे पीओके को हम अपना बोलते हैं, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी यह बाउंड्री है। कहां पर? तो सर यहां वाला जो क्षेत्र है, कौन सा भैया, कौन सा वाला? ये वाला क्षेत्र। ठीक है, ये वाले क्षेत्र में क्या है सर? ये वाला क्षेत्र, यहां पर एक घाटी है, किरार घाटी, किरार घाटी। ठीक है सर,
किरार घाटी है यहां पर, तो इस किरार घाटी में किस किस के बीच विवाद है। पेपर में आ सकता है कि किरार घाटी किन दो राज्यों के बीच में क्या है, विवादास्पद क्षेत्र है। तो हम बता देंगे कि हमारे मध्य प्रदेश और उसका ही एक जो पूर्व में हिस्सा था और कौन, छत्तीसगढ़। तो इन दोनों के बीच क्या है, विवाद है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो होता क्या है कि जब वह किरार घाटी मध्य प्रदेश में काउंट कर ली जाती है, मध्य प्रदेश में यह किरार घाटी को काउंट करते हैं, तब आंसर क्या होता है, 308,252 वर्ग किलोमीटर। परंतु अगर हम किरार घाटी को छत्तीसगढ़ को दे दें तो किरार घाटी वाला क्षेत्र इसमें कम हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर आंसर 308,245 होगा। लेकिन सर अब आप ये बताओ कि हमें कौन सा आंसर लगाना है। ठीक है, तो हमें जो आंसर लगाना है वो 308 और 252। कितना सर, 308 और 252। ठीक है, 308 252 वर्ग किलोमीटर, यह है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्य दिवस, ठीक है, राज्य दिवस, तो राज्य दिवस किस नाम से मनाया जाता है, राज्य दिवस, तो राज्य दिवस मध्य पर्व के नाम से, मध्य पर्व के नाम से मनाया जाता है। यह कब, 1 नवंबर को प्रति वर्ष, हर वर्ष क्या है, मध्य प्रदेश अपना राज्य दिवस या स्थापना दिवस मनाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये मध्य पर्व के नाम से जाना जाता है। राजभाषा अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की राजभाषा सभी को पता है, क्या है सर, हिंदी। ठीक है, हिंदी। राजा जी क्या हो गया, ऐसा बताएं सर, क्या हो गया, स्टूडेंट को भी देख लिया करो, क्या हो गया, बताएं ऐसा क्या हुआ। पढ़ने में ध्यान लगाएं आप। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूं यहां से प्रश्न आ जाएंगे। अपने को एक एक डाउट में क्लियर कर रहा हूं कि दो दो आपने बुक में देखे होंगे, सबने एक लिख के छोड़ दिया, क्यों है ऐसा, मैंने वो डाउट भी आपका क्लियर किया। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान पढ़ाई पे लगाओ। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना है हमें। आपका कमेंट बिल्कुल हम देख रहे हैं, परंतु जो भी कमेंट्स होंगे लास्ट में लिए जाएंगे। अगर किसी का डाउट होगा बीच में वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अननेसेसरी के कमेंट्स का जवाब नहीं दिया जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है, उसी जो पढ़ा रहे हैं बीच में उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वहीं क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अन्यथा आखिरी में आपके कमेंट्स देखे जाएंगे। चलिए पढ़ने पे ध्यान लगाओ। ठीक है, पढ़ने पर ध्यान लगाइए। मैंने कितना इंपॉर्टेंट पार्ट इसको कवर किया है, सबने एक लिख दिया छोड़ दिया। ये किरार घाटी की वजह से ऐसा होता है कि हमें एक आंसर लगाना होता है। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें गान, राजकीय गान, तो राजकीय गान क्या है मध्य प्रदेश का, राजकीय गान, तो राजकीय गान है हम मेरा मध्य प्रदेश नाम से। क्या है उसका नाम, मेरा मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश। ठीक है सर, मेरा मध्य प्रदेश। और कब से भैया, कब से इसको बोला गया कि हमारा राजकीय गान होगा मेरा मध्य प्रदेश, वर्ष 2011। और लेखक कौन है इसके, तो सर लेखक आपने बताए हैं, फिर से एक बार बताएं सर लेखक कौन थे, श्री महेश, श्री वरिष्ठ पत्रकार महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव। ठीक है, महेश श्रीवास्तव जी इसके क्या हैं, लेखक हैं। ठीक है, चलिए अमरकंटक की पहाड़ी के पास है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें नहीं आएगा कि किरार घाटी किस जिले में आती है, अमरकंटक किस में आता है, अनूपपुर। तो ये क्षेत्र मैंने बताया, सिंघावा की एक पहाड़ी है, उस तरफ कौन, किस तरफ, छत्तीसगढ़ तरफ, और इस तरफ है अमरकंटक की पहाड़ी, दोनों के बीच में एक घाटी है। ठीक है, और यहां उसका नाम दिया गया है किरार घाटी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं।
जिसने नोट ना किया हो जल्दी से नोट कर लें, थोड़ा सा ही है नोट करने को, साथ में भी थोड़ा नोट करते जाया करें, जिससे क्या होगा आपका भी समय बचेगा और अपनी क्लास भी प्रॉपर चलती जाएगी। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहां पर कि रचयिता कौन है, तो मैंने बताया एक जो वरिष्ठ पत्रकार है मध्य प्रदेश के, श्री महेश श्रीवास्तव। ठीक है, वर्तमान स्वरूप और लिख देते हैं, जैसे गठन तो आपको पता है मध्य प्रदेश का गठन, दोनों चीजें लिख देता हूं यहां जब तक आप नोट करें इसको जल्दी से। चलिए, तो अगर हम बात करें गठन, मध्य प्रदेश का गठन, यहां लिख देता हूं मध्य प्रदेश का गठन। आप डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, वैसे तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है बहुत प्राचीन है, हड़प्पा की सभ्यता से भी ज्यादा प्राचीन कहा गया है। याद रखना, सबसे प्राचीन मानव सभ्यताएं जो मिली हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदारो, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान के आसपास ईरान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, वह क्या हड़प्पा कालीन नगर थे, कुछ नगर भारत में भी आते हैं। इससे भी प्राचीन इतिहास है मध्य प्रदेश का। ठीक है, बहुत पहले जन्म हुआ था, लेकिन ऐसा होता है ना कि जन्म के समय नाम कुछ और होता है और जब हम स्कूल में नाम कुछ और लिखवाने जाते हैं, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन की बात है। गठन कब हुआ सर? मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ 1 नवंबर 1956। इस समय क्या हुआ मध्य प्रदेश का गठन। अगर पेपर में आए मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप, क्या बोला मैंने? वर्तमान स्वरूप। तो भैया वर्तमान स्वरूप कब से है? वर्तमान स्वरूप कब से है मध्य प्रदेश का? तो यह सर जब हमारे छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से, वह डेट थी सर 1 नवंबर सन 2000। ठीक है, पेपर में वो कंफ्यूज कर सकता है अपने को बोला जाएगा मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है, तो हमें बता देना है कि जो वर्तमान स्वरूप है, जैसा अब मध्य प्रदेश दिखता है, वह वर्ष 2000 में इसको क्या छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया था 16 जिलों के साथ, और हमें फिर कहना पड़ा कि हमारा जो वर्तमान स्वरूप है वह 1 नवंबर सन 2000 से है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राजकीय गान का किसी को कंफ्यूजन हो रहा है कि 2010 में हमने पढ़ा है। 2010 में घोषणा की गई थी, आधिकारिक तौर पर क्या हुआ था कि आधिकारिक तौर पर जब किसी को शामिल किया जाता है तो प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव पारित होने के बाद सिग्नेचर होते हैं, और यह प्रस्ताव पारित और साइन या सिग्नेचर होना कब हुआ था? तो वो वर्ष था 2011। ठीक है, घोषणा 2010 में हुई थी। चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है? राजकीय चिन्ह। क्या है? राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह। ठीक है, चलिए, अब राजकीय चिन्ह आपको पता है, मैंने बताया था राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह कैसा है मध्य प्रदेश का? आप सभी के सामने लगा हुआ है हमारा राजकीय चिन्ह। ठीक है, राजकीय चिन्ह में आपको क्या क्या दिख रहा है, पहले तो उस पर बात करते हैं, फिर हम लिखवाएंगे। ठीक है, और साथ में आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, इसमें से कहीं से भी प्रश्न हो सकता है, क्योंकि अब चिन्ह से भी प्रश्न आने लगे हैं। ठीक है, चिन्ह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके हम। सबसे पहले तो सर हमें मध्य भाग में ये क्या दिख रहा है? अशोक स्तंभ। क्या दिख रहा है? सिंह आकृति का। कैसा सर? सिंह, शेर बना हुआ है ना,
सिंह आकृति का क्या दिख रहा है सर? यह हमें सिंह आकृति का अशोक स्तंभ। सबसे पहले अगर हमें कुछ दिखा मध्य भाग में, तो मध्य भाग में अगर हम बात करें, मध्य भाग में दिखा हमें अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। ठीक है, कहां पर है सर? यह मध्य भाग में सिंह आकृति का, सिंह आकृति है ना, शेर की आकृति बनी है ना, सिंह आकृति। और कहां पर है सर? तो यह सिंह आकृति का मध्य भाग में। ठीक है सर, मध्य भाग में यह सिंह आकृति का क्या है? यहां पर अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ। अगर हम और देखें हम, तो सर यहां पर 24 स्तूप आपको ये दिख रहे होंगे। 24 स्तूप इसके चारों तरफ हैं। कितने सर? 24 स्तूप चारों तरफ, ये दिख रहा है ना आपको, जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये देखिए, ये स्तूप हैं, 24 स्तूप। तो इसके चारों तरफ क्या है? 24 स्तूप बने हुए हैं। और सर, और अगर ये तो हो गए 24 स्तूप, ठीक है सर, ये 24 स्तूप हो गए। और सर, और अगर हम देखें तो ये आपको दिखेगा यहां पर कि धान की बाली, धान जो कि होता है क्या? चावल, धान से ही निकलता है चावल। ठीक है, ये क्या हो गया सर? ये हमारी धान हो गई। इस तरफ देखें तो ये गेहूं की बाली, गेहूं, इस तरफ गेहूं हो गया सर, धान हो गया, गेहूं हो गया सर, स्तूप हो गए, सिंह आकृति की अशोक स्तंभ हो गया। और सर ये देखिए, एक जो सर्कल है इसमें क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। तो आ जाएगा सत्यमेव जयते। तो कौन सा इसमें से वाक्यांश लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में? अब हमें अगर पता होगा कि सत्यमेव जयते, क्योंकि वो ऑप्शन भी ऐसे ही डालेंगे, उसमें लिखा होगा जय हिंद, जयतु भारतम, देशभक्ति, जनसेवा, इस तरीके के ऑप्शन में देते हैं, तो हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि क्या होगा। लगेगा तो ये इसमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें याद रखना है कि इसके मध्य भाग में लिखा है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यह लिखा हुआ है मध्य वाले इस सर्कल में। ठीक है, अब सर और क्या दिख रहा है? तो भैया आपको एक ये कुछ ये लटें दिख रही होंगी किसी वृक्ष की शाखाएं दिख रही होंगी। तो यह शाखाएं किसकी हैं? बट वृक्ष या बरगद, बट वृक्ष बोलते हैं इसको, बरगद। ठीक है, बट वृक्ष आ गया पेपर में कि बट वृक्ष, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बट वृक्ष ही वह बरगद है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल मुंडको, अच्छा एक उपनिषद था वहां से लिया गया है ये सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद था, मुंडकोपनिषद में इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है, चलिए, तो हम जल्दी से चिन्ह के बारे में लिख लेते हैं, जल्दी से लिखते हैं हम। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में बाहर की ओर, बाहर थोड़ा सा मिटा देता हूं यहां पे ये, चलिए अब लिख जाएगा। राजकीय चिन्ह में बाहर 24 स्तूप, बाहर कितने हैं? 24 स्तूप जो मैंने आपको बताए हुए हैं। बाहर की ओर 24 स्तूपों की आकृति है, 24 स्तूपों की आकृति है, 24 स्तूपों की आकृति है जो मैंने बताया, ये 24 स्तूप पूरे। और क्या मैंने बताया? और लिखेंगे इसके भीतर सत्यमेव जयते लिखा है। ठीक है, मैंने बताया कहां लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा है। और क्या लिखा है सर इसमें? और इसमें इसके साथ राज्य की प्रमुख फसलें, इसके साथ राज्य की प्रमुख फसलें कौन कौन सी भैया? राज्य की प्रमुख फसलें कौन सी? धान,
धान व गेहूं प्रदर्शित की गई हैं, प्रदर्शित की गई हैं, की गई हैं। ठीक है, धान व गेहूं की फसलें प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, चलिए, प्रदर्शित की गई हैं, इसको आगे लिख देते हैं, प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, धान और चावल हो गया। सर और क्या हमने देखा? अब हमने देखा था इसमें कि सिंह आकृति का अशोक स्तंभ। ठीक है, मध्य भाग में, तो लिखते हैं मध्य भाग में, मध्य भाग में, मध्य भाग में सिंह आकृति का, सिंह आकृति का स्तंभ, अशोक स्तंभ प्रदर्शित, प्रदर्शित किया गया है, किया गया है, किया गया है। ठीक है, मध्य भाग में और इसमें हमारा राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। बरगद को भी, बरगद को भी प्रदर्शित, प्रदर्शित किया गया है, किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है अपने राजकीय चिन्ह में, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में, कि कौन कौन सी यहां पर आकृतियां आपको मिलेंगी। तो हमें सबसे पहले याद रखना है कि जो हमारा अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ मध्य भाग में है इसमें, और सर बट वृक्ष भी है, और गेहूं, धान और क्या है, धान और गेहूं दोनों चीजें यहां पर प्रदर्शित की गई हैं। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए राजकीय फसल सोयाबीन ऐड कर सकता है, परंतु हमें ध्यान रखना है, हम क्या ध्यान रखेंगे कि यहां पर सिर्फ धान और गेहूं दो ही फसलें प्रदर्शित की गई हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बताएंगे आपको बरगद का साइंटिफिक नेम। वैसे अगर हम बात करें बरगद का साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगेलेंसिस। सभी के अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक नाम लिखने वाले हैं। अगर अभी के लिए जैसे पूछा है आपने कि बरगद का साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नाम, तो हम लिख देंगे फाइकस बेंगेलेंसिस। ठीक है, चलिए बरगद का। ठीक है, निश्चिंत रहें, आगे अगले लेक्चर में सबके साइंटिफिक नेम लिखवाने वाले हैं हम। तो आज की क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं।